कल्पना कीजिए, आपके शरीर के भीतर, बिल्कुल आपके ही अंदर, एक ऐसा सूक्ष्म तंत्र छिपा है जिसे सदियों तक केवल योगी, साधक और रहस्यवादी जानते थे। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में सिर झुकाने लगा है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि आपके ही शरीर का वो अद्भुत रहस्य है जिसे हम आज रीढ़ की हड्डी का गुप्त बटन कह रहे हैं। ये कोई बटन नहीं है जिसे आप उंगली से दबा दें, बल्कि ये चेतना का एक ऐसा द्वार है जिसे जब सही विधि से सक्रिय किया जाता है तो मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब हम रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल हड्डियों और नसों की एक संरचना मान लेते हैं। मेडिकल किताबों में इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बताया जाता है जो दिमाग से शरीर तक संदेश पहुंचाता है। लेकिन भारतीय योग, तंत्र और ध्यान की परंपरा में रीढ़ की हड्डी को केवल शारीरिक संरचना नहीं माना गया, बल्कि इसे चेतना का राजमार्ग कहा गया। यही वो मार्ग है जहां से ऊर्जा ऊपर उठती है और मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि रीढ़ के भीतर एक सूक्ष्म नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। इसके दोनों ओर एड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियां बहती हैं। सामान्य मनुष्य का जीवन इन्हीं एड़ा पिंगला के संतुलन या असंतुलन में गुजर जाता है। लेकिन जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तब जीवन में एक नया आयाम खुलता है। यही वो अवस्था है जिसे आज के वैज्ञानिक अलग अलग नामों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसे न्यूरल एक्टिवेशन कहता है, कोई इसे ब्रेनस्पाइन सिंक्रोनाइजेशन, तो कोई इसे ह्यूमन पोटेंशियल का अगला चरण मानता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं या किसी अत्यंत भावनात्मक क्षण में होते हैं तो रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर गर्दन तक एक हल्की सी सनसनाहट या ऊर्जा की लहर महसूस होती है। कई लोग इसे ठंडक कहते हैं, कई इसे कंपन। यही वो पहला संकेत है कि रीढ़ के भीतर कुछ सक्रिय हो रहा है। योग की भाषा में इसे कुंडलिनी की हलचल कहा गया। विज्ञान की भाषा में ये नर्वस सिस्टम का एक विशेष पैटर्न है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच संवाद अचानक तीव्र हो जाता है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट ये मानने लगे हैं कि रीढ़ की हड्डी केवल संदेश पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये स्वयं में एक तरह का इंटेलिजेंट सिस्टम है। हाल के शोध बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो निर्णय लेने में भी भूमिका निभाते हैं। यानी हर फैसला केवल दिमाग में नहीं होता, बल्कि शरीर भी सोचता है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और योग एक दूसरे के करीब आते हैं। प्राचीन ऋषि कहते थे कि ज्ञान केवल मस्तिष्क में नहीं, पूरे शरीर में फैला होता है और रीढ़ उस ज्ञान की धुरी है। अगर ये धुरी जाम हो जाए तो जीवन रुक जाता है, अगर ये खुल जाए तो जीवन बहने लगता है। यही कारण है कि योग में आसनों से लेकर प्राणायाम तक हर अभ्यास का सीधा संबंध रीढ़ से होता है। सीधी रीढ़ को केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी माना गया। अब सवाल उठता है, ये गुप्त बटन आखिर है क्या? इसे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं किया जा सकता। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन किया जाए। ये एक प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है, श्वास गहरी होती है और ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, तब रीढ़ के भीतर मौजूद ये सुप्त तंत्र धीरे धीरे जागने लगता है। योग में इसे जागरण कहा गया। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के संतुलन से जोड़कर देखता है। आपने देखा होगा कि तनाव में व्यक्ति की रीढ़ अपने आप सिकुड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि तनाव केवल मन में नहीं, रीढ़ में भी जमा हो जाता है। और जब ये जमा हुआ तनाव हटने लगता है तो मन भी हल्का होने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान या योग करता है तो उसका केवल मन ही नहीं, उसकी पूरी देह बदलने लगती है। आज विज्ञान ये स्वीकार कर चुका है कि रीढ़ और मस्तिष्क के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध है। डिप्रेशन, एंजाइटी और डर जैसी स्थितियों में स्पाइनल नर्व्स की गतिविधि बदल जाती है। वहीं जब व्यक्ति आनंद, कृतज्ञता या प्रेम जैसी भावनाओं में होता है
तो रीढ़ के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा सक्रिय होती है। यही वो बिंदु है जिसे प्राचीन लोग आनंदानुभूति कहते थे। कई लोग पूछते हैं कि क्या हर इंसान के भीतर ये गुप्त बटन मौजूद है? उत्तर है हाँ। फर्क केवल इतना है कि अधिकांश लोग जीवन भर इसे छुए बिना ही चले जाते हैं, क्योंकि ये बटन बाहर नहीं, भीतर है। इसे दबाने के लिए बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपनी श्वास को देखता है, अपनी देह की संवेदनाओं को समझता है और अपने विचारों के पीछे भागना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसकी रीढ़ में एक स्थिरता आती है। यही स्थिरता आगे चलकर जागरूकता में बदलती है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य खुद को केवल शरीर या नाम नहीं मानता, बल्कि एक चेतन सत्ता के रूप में अनुभव करता है। विज्ञान ने इसे अलग अलग प्रयोगों में देखा है। ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क स्कैन में ये पाया गया कि उनकी रीढ़ और ब्रेन स्टेम के बीच तालमेल सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। इसका अर्थ है कि उनका शरीर और मन एक दूसरे से कम लड़ते हैं, अधिक सहयोग करते हैं। शायद यही कारण है कि ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत शांत रहते हैं। रीढ़ का ये गुप्त तंत्र हमें ये सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में। लेकिन जब कोई भीतर झांकना सीख लेता है तो उसे पता चलता है कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। प्राचीन कथाओं में देवताओं के जागरण की जो कहानियां मिलती हैं, उन्हें प्रतीक के रूप में समझा जाए तो वे इसी आंतरिक जागरण की ओर इशारा करती है। जब कहा जाता है कि ऊर्जा ऊपर उठी और सहस्रार में जाकर विलीन हो गई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि ये कि व्यक्ति की चेतना सीमित पहचान से ऊपर उठ गई। आज के युग में जहां हर व्यक्ति बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है, रीढ़ की इस गुप्त क्षमता की बात करना शायद अजीब लगे, लेकिन यही वो ज्ञान है जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से स्थिर होता है, तभी वो बाहर की दुनिया में संतुलन बना पाता है। ये विषय कोई एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे खुलने वाला रहस्य है। जितना आप अपने शरीर को सुनेंगे, उतना ही ये आपको अपने बारे में सिखाएगा। और रीढ़, जो अब तक केवल एक हड्डियों की संरचना लगती थी, वो आपको चेतना का द्वार लगने लगेगी। शायद यही कारण है कि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण शांति में रहते हैं। उन्होंने बाहर कुछ विशेष नहीं पाया, उन्होंने बस भीतर के उस गुप्त बटन को महसूस करना सीख लिया। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर रीढ़ की हड्डी केवल एक जैविक संरचना होती तो दुनिया के हर इंसान का जीवन लगभग एक सा होता। सबकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और भीतर की शांति एक जैसी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति छोटी सी बात पर टूट जाता है और कोई वही परिस्थिति मुस्कुराकर सह लेता है। फर्क बाहर नहीं, भीतर है। फर्क उस अदृश्य प्रणाली में है जो रीढ़ के भीतर छिपी हुई है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी रीढ़ पूरी तरह सक्रिय नहीं होती। शरीर बढ़ता है, दिमाग विकसित होता है, लेकिन चेतना का वह मार्ग धीरे धीरे बंद होता चला जाता है। इसका कारण कोई दोष नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली है। लगातार तनाव, डर, तुलना और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर रीढ़ के भीतर एक तरह का जड़त्व पैदा कर देते हैं। यही जड़त्व आगे चलकर मानसिक थकान, निर्णय की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी बन जाता है। प्राचीन योग परंपरा में कहा गया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जागरूकता है। लेकिन जागरूकता केवल सोचने से नहीं आती। ये तब आती है जब शरीर और मन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, और ये दिशा तय होती है रीढ़ के माध्यम से। यही कारण है कि पुराने समय में गुरु सबसे पहले शिष्य को बैठने का तरीका सिखाते थे। सीधी रीढ़ केवल शिष्टाचार नहीं थी, वो चेतना को जगाने की तैयारी थी। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि रीढ़ की हड्डी और भावनाओं के बीच सीधा संबंध है। जब कोई व्यक्ति लगातार भय में रहता है तो उसकी रीढ़ के निचले हिस्से में तनाव, डर, तुलना और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर
रीढ़ के भीतर एक तरह का जड़त्व पैदा कर देते हैं। यही जड़त्व आगे चलकर मानसिक थकान, निर्णय की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी बन जाता है। प्राचीन योग परंपरा में कहा गया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जागरूकता है, लेकिन जागरूकता केवल सोचने से नहीं आती। ये तब आती है जब शरीर और मन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, और ये दिशा तय होती है रीढ़ के माध्यम से। यही कारण है कि पुराने समय में गुरु सबसे पहले शिष्य को बैठने का तरीका सिखाते थे। सीधी रीढ़ केवल शिष्टाचार नहीं थी, वो चेतना को जगाने की तैयारी थी। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि रीढ़ की हड्डी और भावनाओं के बीच सीधा संबंध है। जब कोई व्यक्ति लगातार भय में रहता है तो उसकी रीढ़ के निचले हिस्से में तनाव जमा होने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपराध बोध में जीता है तो उसका सीना अपने आप सिकुड़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक दुख में रहता है तो उसकी गर्दन और कंधे भारी होने लगते हैं। ये सब संकेत है कि भावनाएं केवल मन में नहीं रहती, वे रीढ़ में उतर जाती हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं या कोई गहरी सच्चाई सुनते हैं तो अचानक आपकी रीढ़ में एक सीधापन आ जाता है। सांस अपने आप गहरी हो जाती है, मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। यही वो क्षण होता है जब गुप्त बटन अनजाने में सक्रिय हो जाता है। ये क्षण बहुत छोटा होता है, इसलिए अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। योगी कहते थे कि यदि मनुष्य इन क्षणों को पहचानना सीख ले तो उसे किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर स्वयं रास्ता दिखाने लगता है। रीढ़ स्वयं बताने लगती है कि कब आप सत्य के करीब हैं और कब उससे दूर। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी तर्क के हमें किसी निर्णय पर शांति मिलती है और किसी पर बेचैनी। ये तर्क दिमाग से नहीं, रीढ़ से आता है। आज न्यूरोसाइंस में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी इंटेलिजेंस। इसका अर्थ है कि शरीर के पास भी अपनी बुद्धि होती है। ये बुद्धि शब्दों में नहीं बोलती, ये संवेदनाओं में बोलती है, और इन संवेदनाओं का मुख्य केंद्र रीढ़ है। जब ये बुद्धि दब जाती है तो मनुष्य केवल सोचता रहता है लेकिन समझ नहीं पाता। यही कारण है कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग भी कई बार जीवन में गलत फैसले कर बैठते हैं, क्योंकि उनकी सोच तेज होती है लेकिन उनकी रीढ़ सुन्न होती है। वे सिर से जीते हैं, पूरे अस्तित्व से नहीं। और जो लोग पूरे अस्तित्व से जीते हैं वे कम बोलते हैं लेकिन उनके निर्णय गहरे होते हैं। कई ध्यान प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब व्यक्ति अपनी श्वास को रीढ़ के साथ जोड़कर महसूस करता है तो उसके भीतर एक अलग तरह की स्पष्टता आती है। विचार कम होते हैं लेकिन जो होते हैं वे सटीक होते हैं। यही वो अवस्था है जिसे पुराने ग्रंथों में स्थिर बुद्धि कहा गया। ये स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती, ये रीढ़ के जागरण से आती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। रीढ़ का ये गुप्त तंत्र कभी भी जबरदस्ती से सक्रिय नहीं किया जा सकता। जो लोग जल्दी शक्ति, अनुभव या चमत्कार चाहते हैं वे अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग धैर्य का है, सुनने का है, प्रतीक्षा का है। जैसे बीज को जमीन के भीतर अंधेरे में समय चाहिए, वैसे ही इस जागरण को भी समय चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी लाता है, सोच में, बोलने में और कर्म में, तो रीढ़ अपने आप हल्की होने लगती है। जब व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ता है तो रीढ़ के भीतर जमी हुई गांठें ढीली पड़ने लगती है। और जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है तो वही रीढ़ जो बोझ लगती थी सहारा बन जाती है। यही कारण है कि सच्चे साधक बहुत सामान्य दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर कोई विशेष आभा नहीं, उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं, लेकिन उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि उनकी रीढ़ में संघर्ष नहीं होता, वहां प्रवाह होता है। आज की दुनिया में लोग ध्यान को भी एक तकनीक बना चुके हैं, लेकिन ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक स्वाभाविक अवस्था है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो ध्यान अपने आप घटित होता है, और इसकी तैयारी का पहला संकेत है आपकी रीढ़ का हल्का और जागृत होना। हो सकता है आप अभी इसे पूरी तरह न समझ पा रहे हों, यह भी ठीक है,
कुछ सत्य समझ से पहले अनुभव मांगते हैं। बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि आपके भीतर वो क्षमता मौजूद है जिसे अब तक आपने छुआ नहीं है। और जब भी आप जीवन में सच के करीब जाएंगे, आपकी रीढ़ आपको संकेत देगी। ये यात्रा बाहर से भीतर की है और इस यात्रा में कोई जल्दी नहीं होती। जो जितना धैर्य रखता है उसे उतनी गहराई मिलती है, और जो गहराई में उतर जाता है उसके लिए जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वो एक अनुभव बन जाता है। और अब जरा एक सूक्ष्म बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आप बिल्कुल चुप होते हैं, न कुछ बोलते हैं, न कुछ साबित करते हैं, न किसी से लड़ते हैं, उस समय आपके भीतर क्या होता है? अधिकतर लोग उस चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर रुकता है, भीतर की हलचल सुनाई देने लगती है। और यही वो क्षण है जहां रीढ़ की असली भूमिका शुरू होती है। रीढ़ केवल शरीर को खड़ा नहीं रखती, वो आपकी पहचान को भी थामे रहती है। जिस दिन व्यक्ति अपने डर के साथ खड़ा होना सीख लेता है, उसी दिन उसकी रीढ़ में एक अलग तरह की मजबूती आ जाती है। ये मजबूती मांसपेशियों की नहीं होती, ये आत्मस्वीकृति की होती है। और यही आत्मस्वीकृति भीतर के उस गुप्त तंत्र को धीरे धीरे खोलने लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी लगातार आपके जीवन की कहानी सुनती रहती है। बचपन का डर, अपमान, असुरक्षा, सब कुछ कहीं न कहीं इसमें दर्ज हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक बिना कारण उदास हो जाता है, तो कारण वर्तमान में नहीं, अतीत में छिपा होता है। और वो अतीत केवल स्मृति में नहीं, रीढ़ में भी बैठा होता है। आज मनोविज्ञान में जिस ट्रॉमा रिलीज की बात होती है, वही बात योग में बहुत पहले कही जा चुकी थी। फर्क सिर्फ शब्दों का है। योग कहता है शरीर को सुनो, विज्ञान कहता है नर्वस सिस्टम को समझो, लेकिन दिशा एक ही है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी भीतर जमी ऊर्जा खुलती है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति रोता है और पूरी तरह रो लेता है, तो उसके बाद एक अजीब सी हल्कापन आता है। सांस गहरी हो जाती है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं। यही वो क्षण है जब रीढ़ थोड़ी सी आजाद होती है, और ये आजादी ही आगे चलकर जागरूकता में बदलती है। रीढ़ का ये गुप्त बटन दबाने का कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन एक संकेत हमेशा रहता है। जब आप जरूरत से ज्यादा कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब ये प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप खुद को सुधारने की जिद छोड़ देते हैं, तब भीतर कुछ सुधरने लगता है। ये विरोधाभास ही इस रहस्य की अब इस बात को और गहराई से महसूस करने दीजिए। मनुष्य सोचता है कि वो अपने अनुभवों को याद रखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव पहले शरीर में उतरते हैं, फिर स्मृति बनते हैं, और शरीर में उनका सबसे गहरा प्रभाव रीढ़ पर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ यादें बिना चेतावनी के अचानक जीवित हो उठती हैं। कोई गंध, कोई आवाज, कोई दृश्य, और रीढ़ के भीतर कुछ हिल जाता है। रीढ़ केवल वर्तमान में नहीं जीती, वो समय के पार फैली होती है। उसमें आपका बचपन भी है, आपकी असफलताएं भी, और वे क्षण भी है जब आपने खुद को अकेला महसूस किया था। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सब भूल चुका हूं, तो ये पूरा सत्य नहीं होता। दिमाग शायद भूल जाए, लेकिन रीढ़ नहीं भूलती। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो शुरुआत में उसे शांति नहीं, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि पहली बार वो अपने शरीर की भाषा सुन रहा होता है, और शरीर तुरंत सारी अधूरी कहानियां सामने रख देता है। ये डराने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही उपचार की शुरुआत होती है। प्राचीन साधनाओं में कहा गया था कि जब तक शरीर सच नहीं बोलेगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। आज विज्ञान भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि दबाई गई भावनाएं नर्वस सिस्टम में फंस जाती हैं, और जब तक वे खुलती नहीं, तब तक व्यक्ति पूरी तरह जीवित नहीं हो पाता। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके पास बैठते ही भीतर कुछ शांत हो जाता है। वे कोई उपदेश नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं बांटते, फिर भी उनकी उपस्थिति भारी होती है। इसका कारण यह है कि उनकी रीढ़ में कोई संघर्ष नहीं होता, वहां कोई अधूरी कहानी नहीं होती जिसे साबित करना हो। जब रीढ़ में जमा बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है,
तो व्यक्ति को बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम होती जाती है। उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो सही है, क्योंकि भीतर से एक स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता आगे चलकर करुणा बनती है। करुणा कोई भावुकता नहीं है, ये वो अवस्था है जब आप दूसरों के दुख से डरते नहीं, क्योंकि आपने अपने दुख को देख लिया होता है। और जिसने अपने भीतर अंधकार को देख लिया, वो बाहर के अंधकार से नहीं घबराता। रीढ़ का ये गुप्त तंत्र हमें सिखाता है कि शक्ति नियंत्रण में नहीं, स्वीकृति में है। जब आप अपने अनुभवों से लड़ना छोड़ देते हैं, तब वे आपको बांधना छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे ये लड़ाई खत्म होती है, वैसे वैसे रीढ़ में एक सहज सीधापन आने लगता है। कई लोग इसे आत्मविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास होता है, स्वयं पर विश्वास। ये विश्वास शब्दों में नहीं आता, ये चाल में आता है, बैठने में आता है, देखने के तरीके में आता है। आज की दुनिया में लोग बाहर से बहुत सीधे दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। और कुछ लोग बाहर से साधारण होते हैं, लेकिन भीतर से पूर्ण। फर्क केवल इतना है कि एक ने अपने शरीर की सुनी है और दूसरे ने उसे अनदेखा किया है। रीढ़ जब जागती है तो व्यक्ति को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। वो किसी नाम, पद या भूमिका से खुद को नहीं बांधता। वो बस होता है, और होना ही सबसे बड़ी साधना है। ये जागरण कोई घटना नहीं है जो एक दिन घट जाए। ये एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे रात में अंधेरा अपने आप गहरा होता है, वैसे ही चेतना अपने आप साफ होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई प्रदर्शन नहीं होता। और शायद यही कारण है कि सच्चा परिवर्तन हमेशा शोर के बिना आता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई है, आपकी चुप्पी बदल गई है। ये परिवर्तन दिमाग में नहीं, रीढ़ में घटता है। और जब रीढ़ बदलती है तो पूरा जीवन अपनी धुरी बदल लेता है। अब इस बिंदु पर आते हैं जहां अधिकतर लोग अनजाने में रुक जाते हैं। जब रीढ़ हल्की होने लगती है, जब भीतर की जकड़न ढीली पड़ने लगती है, तब एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बहुत से लोग इसे भ्रम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, जबकि सच ये है कि वे पहली बार कुछ छोड़ रहे होते हैं। वो बोझ जो वर्षों से उन्होंने पहचान समझकर ढोया था। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है पकड़ कर रखना, विचारों को, दुखों को, उपलब्धियों को, अपमानों को। और ये पकड़ केवल दिमाग में नहीं होती, ये रीढ़ में जमी होती है। इसलिए जब छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, कभी थकान के रूप में, कभी भावुकता के रूप में, कभी अचानक चुप हो जाने के रूप में। ये वही अवस्था है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि खाली होना कमजोरी है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। खाली होना ही वो जगह है जहां से चेतना आगे बढ़ती है। जब पात्र भरा होता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। योग में कहा गया है कि जब साधक शून्य से डरना छोड़ देता है, तभी सुषुम्ना का मार्ग स्वाभाविक रूप से खुलने लगता है। विज्ञान इसे अलग शब्दों में कहता है, जब व्यक्ति कंट्रोल छोड़ता है तब नर्वस सिस्टम खुद को रीसेट करता है। आपने देखा होगा, सबसे गहरी नींद उसी समय आती है जब आप किसी बात को सुलझाने की कोशिश छोड़ देते हैं। जैसे ही आप कहते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांस गहरी हो जाती है। यही छोड़ना है, और यही छोड़ना रीढ़ को आजाद करता है। रीढ़ का गुप्त बटन वास्तव में कोई क्रिया नहीं मांगता, वो अक्रिया मांगता है। वो कहता है, हस्तक्षेप मत करो, बहाव को होने दो। लेकिन ये बात सुनने में जितनी सरल है, करने में उतनी ही कठिन, क्योंकि पूरा जीवन हमें सिखाया गया है कि